नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 7 PM लाइव पे प्रणाम इंडिया पर हम डिस्कशन करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को 6 बजे थम गया। 40 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान पड़ा था, जिसमें 61% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में मतदान लगभग 56% हुआ। रियासी जिले में सबसे ज्यादा 74% मतदान दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 29.81% मतदाताओं ने वोट डाले, जो पिछले के मुकाबले 2% ज्यादा थे। तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। 24 सीटें जम्मू संभाग की, 16 सीटें कश्मीर संभाग की आती हैं। इसमें अकेले जम्मू जिले में 11, सांभा में 3, कठुआ में 5, उधमपुर में 4 सीटें हैं। इन सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा का दबदबा रहा था। राजनीतिक दलों की नजर चुनाव लड़ रहे ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों पर टिकी है जो उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। उधमपुर में भाजपा के बागी पवन खजूरिया, सुचेतगढ़ से कांग्रेस के बागी अजय मोटन, श्यामलाल, छंब से कांग्रेस के बागी सतीश शर्मा आदि चुनाव मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है, यहां विदेशी प्रतिनिधिमंडल आया था, समझ नहीं आता उन्हें यहां बुलाने का मकसद क्या था। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, मगर दूसरे देशों की दखल नहीं देना चाहिए, तो उन्हें यहां लाकर चुनाव क्यों दिखा रही है। यहां लोगों को परेशान करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इनकाउंटर जारी है। माना जा रहा है कि जैश के 3 से 4 आतंकी कठुआ के बिलावर में कोहम मांडली इलाके में छिपे हुए हैं। इस मुठभेड़ में अभी तक एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं, वहीं एक एएसआई और डीएसपी ऑपरेशन में घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। रविवार को ऑपरेशन का दूसरा दिन है। हालांकि शनिवार को कुलगाम और कठुआ के बिलावर इलाके में हुई 2 मुठभेड़ों में 2 आतंकवादी गिराए गए। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं। आईडी खजूरिया साहब जम्मू से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हामिद मलिक साहब कश्मीर से, आपका इस्तकबाल है। इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, मैं चाहता हूं कि एक वीडियो जो कल इनके उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कुछ कहा था, मैं सुनना चाहता हूं और उसके बाद आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इनको यहाँ वो आज एक डेलीगेशन आया है बाहर के ये एम्बेसियों से, वो श्रीनगर और बाकी जगहों में इलेक्शन देख रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको यहाँ लाने की, सिवाय ये कि वो यहाँ से एक पैगाम भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद मुतमईन हैं। ये डेलीगेशन जम्मू में क्यों नहीं है? ये डेलीगेशन रजौरी पुंछ में क्यों नहीं है? इस डेलीगेशन को श्रीनगर भेजने का मकसद ही ये था कि ये आपके बारे में एक गलत राय बाकी दुनिया में फैलाएं, और हमें इस चीज से होशियार रहना पड़ेगा, खबरदार रहना पड़ेगा। इन्होंने वो लोग मैदान में उतारे हैं जिनका आज सही रूप जो है, सही शक्ल लोगों के सामने आ रही है। जिस शख्स ने मुझे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान हराया, आज उसकी असलियत सामने आ रही है। जो आदमी कहता है कि मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियों को सलाम करता हूं, जो आदमी कहता है कि मैं यासीन मलिक की फांसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा, दोबारा मुझे बताइए नाम ऐसे लोगों को वो आज गले मिलता है जो श्रीनगर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड उतारती है, जो मीडिया के जरिए यासीन मलिक के फांसी की जो है मांग करते हैं। अब मुझे बताइए ना, अब हम इंजीनियर रशीद से कहने पे जाएं या उसके करने पे जाएं? कहता है कि मैं मोदी साहब के नए कश्मीर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन चुन चुन के मैदान में उम्मीदवार वो उतारे हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के इशारों पे यहाँ पे चले, और वो उम्मीदवार आपके हमसाये में है, चाहे वो सुनबल से हो, चाहे वो बीरवा से हो, चाहे वो कहीं और से हो। कहने के लिए तो कहता है मैं दिल्ली के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं,
लेकिन जब तकरीर होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। और परसों इंटरव्यू के जरिए क्या कहा उसने? कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इंजीनियर रशीद साहब को 2018 में बुलाया, उससे 1 घंटे मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान मोदी साहब ने इंजीनियर रशीद को कहा कि मैं जम्मू कश्मीर से 370 हटाने वाला हूं। 2018 में, गौर करिए इस बात पे, इंजीनियर रशीद साहब खुद तस्लीम करते हैं कि 2018 में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कहा कि मैं कश्मीर से 370 हटाने वाला हूं। मैं मजबूर होता हूं पूछने पे इंजीनियर रशीद साहब से, जनाब अगर आपको 2018 में मालूम था कि 370 हटने वाला है, आप 2019 तक खामोश क्यों रहे? क्यों खामोश रहे? आपने किसके कार्ड में डाला? हम में से किसी को कहा आपने? हम मिलके वकील करते, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, सुप्रीम कोर्ट से कहते ना हमें लगता है खतरा है 370 को, आप हुकूमत को रोकिए इससे पहले कि वो कुछ करें। लेकिन वो खामोश रहे, 1 साल खामोश रहे और 2018 में उनकी खामोशी का हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने इंजीनियर रशीद को टारगेट किया। उन्होंने कहा 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंजीनियर रशीद को बुलाकर कहा था कि मैं आर्टिकल 370 हटा दूंगा। तो इंजीनियर राशिद इस बात को क्यों छुपा गए? क्यों उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, उमर अब्दुल्ला से, पीडीपी से बात क्यों नहीं की? और क्या वजह है कि इंजीनियर राशिद को इलेक्शन से पहले तुरंत छोड़कर टीम बी पार्टियों की उन्होंने 4 गिनाई, एआईपी, अपनी पार्टी, पीसी और इंडिपेंडेंट्स, इन चारों को कश्मीर में चुनाव लड़वाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ वोट डलवाए जा रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में 25 सीटें लेकर इलेक्शन जीते और इंडिपेंडेंट के सहारे या किसी भी पार्टी जिसके पास 2 या 4 सीटें हों उसके सहारे सरकार बना सके। मेरा पहला सवाल हामिद साहब से होगा, क्योंकि आप कश्मीर से आते हैं, आपने उमर जी का ये बयान सुना। उन्होंने 2 बातें बोली कि फॉरेन डेलीगेशन को बुलाकर क्यों नुमाइश की गई, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये इंजीनियर रशीद को जब पता था कि आर्टिकल 370 हटने वाला है तो वो चुप क्यों बैठा था। हामिद साहब, पहली प्रतिक्रिया की आपकी क्या होगी इसके बाद? क्वेश्चन तो काफी रेज होते हैं। तो उमर साहब ने जो बताया वो भी ठीक है, क्योंकि उमर साहब को लगा कि ये बात अब करनी चाहिए। ये सच बात है कि डेलीगेशन अगर आई तो आने का मकसद क्या था? अगर वो आए तो लोगों से बात करनी थी, अगर आए वहां जो वोटर थे उनसे बात करनी थी, अगर आए जो वहां औरतें थी उनसे बात करनी थी कि हालात क्या है, 370 के बाद क्या बना, 35 से हटाने के बाद क्या बना, स्टेटहुड हटाने के बाद क्या बना। बात किसी से न करके उन्होंने सिर्फ फोटोग्राफ्स लिए, बाकी चीजें ली। तो उमर साहब सच कह रहे हैं कि मैसेज गलत देने के लिए उनको बुलाया गया था। और दूसरी बात उमर साहब ने उठाई कि जम्मू रीजन में क्यों नहीं गए या पीर पंचाल रीजन में क्यों नहीं गए, सिर्फ श्रीनगर कश्मीर आने का मकसद क्या था। तो जो उमर साहब ने क्वेश्चन उठाए वो जायज। तो दूसरी बात उसने रशीद इंजीनियर के खिलाफ की। तो इंजीनियर साहब के बारे में मैं भी थोड़ा बताना चाहता हूं कि इंजीनियर साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां बीजेपी का एक अच्छा कैंडिडेट था, तो मगर उन्होंने उठाया नहीं। उसका मतलब है कि वो उसकी मदद तरीके से करना चाहते हैं। और दूसरी बात आपको खुद पता है कि जब वो जेल से निकले एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने। तो मुझे नहीं लगता आज के माहौल में ये फिट बैठता है। इंसान नहीं सोच पाता कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल के बाहर कोई आदमी कर सकता है, जो सिर्फ जेल से आधे मिनट में निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और बहुत सी बातें करता है, कश्मीर मसले का हल भी ढूंढ लेता है, कश्मीर मसले को हल करने की बात करता है। तो उसमें वो भी ये भी इंकिशाफ करता है कि मुझसे लोग मिलने आते थे जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में प्रॉक्सी की मदद की जाए, मगर मैंने नहीं माना। यानी कि डील हो रही थी, वहां बात हो रही थी, बात चल रही थी। तो वो सवालिया निशान है। और सवालिया निशान ये भी है कि अगर केजरीवाल साहब को छोड़ा गया, मगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, जो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज थी, मगर इसके पास पार्टी नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, तो प्रचार करने के लिए कैसे छोड़ा गया इसको? और केजरीवाल साहब को जब छोड़ा गया तो
पूरे इंडिया में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत की टाइमिंग पर सवालिया निशान उठाया। तो मगर जो चुप्पी ऋषि इंजीनियर के बारे में बीजेपी वालों ने साथ दी है, उसका मतलब है कि वो उसकी मदद बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं। और चौथी बात उसने कहा कि पार्टियां क्यों बनी, पीसी जो बाकी अपनी पार्टी या ऋषि इंजीनियर की पार्टी या इंडिपेंडेंस, ये भी सही बात है। मैं इसीलिए बोलता हूँ यहाँ क्वेश्चंस काफी है कि जम्मू में ये पार्टियां क्यों नहीं बनी, 5 अगस्त के बाद ये छोटी-छोटी पार्टियां यहाँ ही क्यों बनी? क्यों इतने इंडिपेंडेंट यहीं उठे? क्योंकि उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलाइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारा फ्यूचर आपके साथ नहीं है। आपकी पॉलिसी जो है, जो जम्मू कश्मीर के लिए वो गलत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने सताया है। आपने हमसे हक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट छीना है, इसलिए हम आपके साथ अलाइन नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अब उमर और फारूक साहब को कैसे तोड़ा जाए। तो इंडिपेंडेंट उठाकर, प्रॉक्सी उठाकर, बाकी चीजें उठाकर उस वोट बैंक जो उनका जनाधार बड़ा है उसको तोड़ने की ये कोशिश हो रही है। मगर अब लोगों को यहाँ समझ आ रहा है कि कैसे ये चीजें चल रही है, पीछे कौन मत कर रहा है। तो लोग बिल्कुल हसास हो गए हैं। लोगों की समझ में आ रहा है कि पार्टियां यहीं क्यों बनती है, पार्टियां जम्मू में क्यों नहीं बनती, वहां इंडिपेंडेंट देख के क्यों नहीं है। वहां छोटी 1-2 पार्टियां थी, वो भी खत्म हो गई 2-4-8 महीने पहले। तो कश्मीरी लोगों को अब समझ आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट्स तोड़ने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए यहाँ प्रॉक्सीज यूज किए जाते हैं। और जहां तक ऋषि इंजीनियर की बात रही, सच बात है, वो कहते हैं कि 370 की लड़ाई है, बाकी चीजों की लड़ाई है, तो बीजेपी को तोड़ने की लड़ाई है। तो अगर बीजेपी को तोड़ना ही था तो बीजेपी बहरहाल से करना तक तो कोई कैंडिडेट जीतेगा ही नहीं। और उन्होंने 19 ही कैंडिडेट यहाँ उठाए, तो उनको तोड़ने जाना था तो पीर पंचाल जाना था उनका जनाधार तोड़ने, या जम्मू जाना था उनका जनाधार तोड़ने, वहां जम्मू में बात करनी थी या पीर पंचाल में बात करनी थी। मगर यहाँ ही क्यों की जा रही है? मुझे लगता है कि होम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ऋषि इंजीनियर की है, उसमें भी अब उसको खतरा है। क्योंकि लोगों को बिल्कुल दिखा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज एक जगह रशीद साहब जा रहे थे, दूसरी साइड से नौजवान एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ रहा था, तो उसने नारेबाजी की ऋषि साहब के सामने की। उसने कहा कि मंडेट बेचने वालों वालों के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे, गद्दारों के साथ रहोगे। ऋषि साहब टोटली चुप हो गए। तो उसको पता है मैं ट्रैक क्या है, और लोगों को पता है कि इसको किस वजह से छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया, और इस जो टाइमिंग थी उस पर सवालिया निशान है। और जो वो बातें करता है, यहाँ तो फेसबुक लाइक पर और फेसबुक पोस्ट शेयर करने पर नौकरियां गई लोगों की। तो ये तो बात ही नहीं है, इतनी बड़ी बातें बातें करेगा वो, इतनी बड़ी धमकियां देगा। कश्मीर का मसला अब हुर्रियत की आइडियोलॉजी को इंडोर्स कर रहा है, तो गिलानी साहब को इंडोर्स कर रहा है। वंस अपॉन ए टाइम वो तो उस टाइम उनको गद्दार बोलता था गिलानी साहब को, अब उसके इलाके में उसकी आइडियोलॉजी को इंडोर्स कर रहा है। अब वो पाकिस्तान से बात करने को इंडोर्स कर रहा है, अब वो राजशुमारी को इंडोर्स कर रहा है। तो ये बात वही कर सकता है, वही आदमी कर सकता है जिसके पीछे बीजेपी खड़ी हो, वरना किसी की ताकत नहीं है वो ऐसी बातें करे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जमहूरियत का मतलब झूठ नहीं होता है। बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके कह रहे हैं कि कश्मीर में शांति है। बताइए, जिस हुक्मरान को ये नहीं मालूम हो कि साइलेंस और पीस में फर्क होता है, चुप्पी और शांति में फर्क होता है, इनको लगता है कि साइलेंस को पीस कहते हैं। साइलेंस को पीस नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ कभी हुआ वो लिखा करता था, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा, तब तक शांति नहीं आती है। डंडे के जोर पर लोगों का अधिकार कुचल करके कहते हैं कि हम जमहूरियत लेकर के आए हैं। जमहूरियत आप नहीं लाए हैं। जमहूरियत इस देश के भीतर भगत सिंह जैसे नौजवानों ने अपनी जान गंवा करके लाए हैं। जमहूरियत इस देश के अंदर पंडित आजाद नेहरू लेकर के आए हैं। जमहूरियत इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लेकर के आए हैं, महात्मा गांधी लेकर के आए हैं। और जिन्होंने गांधी की हत्या की, मोहब्बत की बात करने वाले, सच्चाई की बात करने वाले, लोगों को जोड़ने की बात करने वालों को जिन्होंने हत्या की, आज वही विचारधारा इस देश की सत्ता पे काबिज है। और उसी का नतीजा है
कि आप देखिए कि सच बोलने वाले लोगों के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, सच बोलने वाले लोगों का मुंह बंद किया जाता है, जो नौजवान अपने हक के लिए खड़े होते हैं उनको जेलों में डाला जाता है, उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी माँ और अपनी बहनों से कहने के लिए आया हूँ, मैं अपने भाइयों और अपने बुजुर्गों से कहने के लिए आया हूँ, ये मौका है कि हमको अपने हक के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको अपने रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको बढ़े हुए बिजली के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। जी, आपने देखा कि किस तरीके से कन्हैया कुमार ने एक एड्रेस करके रैली को ये बोला कि देखिए महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग जो हैं वो आज की डेट में शांति की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं खजूरिया साहब के पास आना चाहता हूँ। खजूरिया साहब, आपने कन्हैया को सुना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस निश्चित तौर पर बहुत सारी सीटों पर 1:1 की फाइट है, और ये जो 40 सीटों में इलेक्शन है जिसमें करीब मेरा ख्याल 24 सीटें जो हैं वो जम्मू संभाग की आती हैं, कहा जाता है कि इस 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एज है। हालांकि प्रियंका गांधी का भी कल एक प्रोग्राम हुआ, आज खड़गे साहब भी जम्मू में पहुंचे। क्या लगता है जम्मू की जो सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक मेजॉरिटी से जीतकर कश्मीर में इंडिपेंडेंट्स के साथ या एआईपी के एआईपी और पीसी या अपनी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती है, कितने अपने मंसूबों में ये कामयाब होगी? जरा जम्मू में क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी का, जरा बताइए विस्तार से। धन्यवाद। जो आपने बात अंकित की है कि बीजेपी मेजॉरिटी ले जाएगी, लेकिन लगता है ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की 43 सीटों में 43 सीट्स में बीजेपी 20 को क्रॉस नहीं कर पाई। 20+1 कर लो, 20 कम कर लो, एक जहां तक इसका राउंड रहेगा। जो इसका पिछली इलेक्शन में 25 से ऊपर चली गई थी, वो इस बार ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों के मन में जो गुस्सा है और लोगों को जो समझ लगी है, पॉलिटिक्स की भी समझ लगी है, कश्मीर के साथ वो किस तरीके से खेल रही है, वो वैसे तो जम्मू बड़ी देर से इससे दूरदर्शी रहा है कि जब भी सेंटर ने कोई अपना नया मंसूबा कायम करना होता है तो वो दिल्ली से सीधा श्रीनगर ही राब्ता कायम करते हैं, चाहे वो शेख साहब से लेकर, बख्शी साहब से लेकर, सादिक साहब, कासिम साहब या फिर शेख साहब, या फिर अब जो उन्होंने खेल खेलने की सोची है उसमें उनकी गुंजाइश है और वो इस तरीके की स्कीमें सोचते भी हैं और इस तरह कश्मीर बेंच जो है वो खेल खेलता भी है। लेकिन वह कश्मीर में भी हमें उम्मीद लगती है कि ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन जम्मू में जो इन्होंने अब सोचा है कि हम पिछला रिकॉर्ड भी कायम कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर 370 या 35A जो इन्होंने उठाया है कि जिस पर इन्होंने उम्मीद की थी कि जम्मू में हमने लड्डू बंटवाए थे, वो लोगों का वो दौर चला गया है। अब लोगों को आज की सच्चाई समझ लग रही है कि हमारे साथ जमीनें हमारी चली गई, नौकरियां हमारी चली गई, बाहर के लोग कठुआ, सांबा और जम्मू के मैदानी इलाकों में इतने आगे हैं कि उनका कल्चर ही अब बदलने का खतरा आ गया है। इंडस्ट्री जो लगा रहे हैं जिसमें से उन्होंने 26,000 27,000 करोड़ रुपए की तो सब्सिडी ही दे दी है, वो रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री आ रही है। कठुआ के चारों तरफ उसका जमीनें खरीदी गई हैं और अगर वो इंडस्ट्री लग गई तो कठुआ तो एक गैस चैम्बर बन जाएगा। और मुझे लोगों में अब बातें चल रही हैं, लेकिन इसमें ये ठीक है कि कुछ इन्होंने वोट जम्मू रीजन में बनाए हैं, जो इन्होंने एक अमेंडमेंट करके स्टेट सब्जेक्ट को खत्म करके डोमिसाइल का नाम लगाकर कुछ लोगों को इन्होंने जहां का बाशिंदा बनाने का तरीके सोचे हैं और उसके तहत वोट भी बनवाए हैं। वो कठुआ, सांबा और हीरानगर में ही उसका असर पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो हमने कैंपेन देखी है, जो हमने लोगों का रुझान देखा है, वो यही है कि ये पुंछ राजौरी में तो लगता है कि एक भी सीट नहीं ले पाएंगे। लोगों का अंदाजा या लोगों की जो हमारी हमारी अपनी जो कम्युनिकेशन है या अपना दोस्तों का अता पता है, उससे पता चल रहा है कि यहाँ तो
नौशहरा में इनका रविंदर रैना प्रेसिडेंट है, वो मुश्किल में पड़ गया है। वहां उसके मुकाबले में एनसी का सुरेंद्र चौधरी खड़ा है एक, उन्होंने काफी उसके साथ मुकाबले का किया है। और इसी तरह रजौरी और पुंछ की जो सीटें हैं वो मिलजुल कर इनके हाथ में नहीं आ पाएंगी। हाँ, जम्मू शहर इनके अभी गिना जा रहा है। जम्मू शहर का एक तो शहर होने के नाते पता नहीं चलता है गलियों का, या जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या जो लोगों का कंपेनिंग कर रहे हैं, वो घर घर जाकर कंपेन होती है, उसका अंदाजा बड़ा कम लगता है। रैली जरूर प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, आकर मोहम्मद शाह ने भी की है, लेकिन जो रैली में देखा गया है वो दौर नहीं जब मोदी जी बोलते थे तो नीचे से ही लोग जोर जोर से कहते थे मोदी मोदी। आज वो आवाजें खत्म हो चुकी हैं। हाँ, लोग बैठे होते हैं, चुपचाप बैठे होते हैं, सुनते हैं, उनको लाया गया होता है, बैठाया होता है, खर्चे का पूरा इंतजाम किया होता है, पैसा खूब चलाया जा रहा है। पैसे का तो कोई अंधाधुंध, जहां पैसा बांटा जा रहा है, चल रहा है और खर्चा किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से जो बिजनेस हिसाब से, कारपोरेट के हिसाब से जो देख रहे हैं कि तोल कर कितने लोग मिल जाते हैं, वो इन्होंने अंदाजा रखा है। दूसरा ये भी इनका एक प्लानिंग हमेशा रहती है कि हम जीते हुओं को भी खरीद सकते हैं। जो अब हम आज पूरे हिंदुस्तान में जो जायजा ले रहे हैं, जो इनके अंदर की लड़ाई भी है कि आरएसएस और बीजेपी की इस वक्त ठनी हुई है, उसमें भी ये एक अपना प्रूफ देना चाहते हैं कि हम खरीद भी सकते हैं, लोगों को सरकारें बना सकते हैं। ये इनके अंदर एक अहम आ गया है। और उसके हिसाब से हम देखें तो जम्मू में वो पॉपुलर वॉइस नहीं है, पॉपुलर वॉइस नहीं है। हाँ, लेकिन मजबूरी और लोगों की पैसे के हिसाब से और चालाकी ये चल सकती है। जो इनके हाथ में है सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन तो इनके हाथ में है सारी, एडमिनिस्ट्रेशन बदल देते हैं। अभी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 20 दिन पहले 35-40 दिन पहले एक एसपी आया था, वो ट्रांसफर किया गया। फिर दूसरे एक और एसपी आई, लेडी एसपी आई, उसको परसों ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब ये जो लोग इनके अब कहना या जिनके इनकी स्कीम के मुताबिक उस ढांचे में नहीं डलता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जाने वाला है, और ऐसा ही हो रहा है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी भी इनका साथ दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग इस बात पर कंफ्यूज्ड हो चुके हैं कि इनका जो जोर है पैसे का, ये हमारे वोट को कहीं इधर उधर ना करे। लोग परेशान हैं, और उस परेशानी में वो सोच रहे हैं कि हम तो अगर वोट डालेंगे भी तो शायद ये कोई और हेरा फेरी नहीं कर लें। लेकिन लग रहा है कि ये कठुआ में 6 सीटें हैं, तो 6 सीटों पर लगता नहीं है कि ये 2 सीटें ले पाए। इसी तरह सांबा में आजाद उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, भजपुर में, सांबा में और जम्मू में, जहां 2-2 आदमी तो इनके भी खड़े हुए हैं जो नाराज हैं, या जो लोग एनसी से आए हैं बीजेपी में, और बीजेपी में आते ही उनको सीटें मिल चुकी हैं, और उनसे जमीन पर उनको बड़ा रिवाफ पेश आ रहा है कि आप कल उधर थे, आज इधर है। तो अब खेल जो है वो आज रात का और कल रात का है। इसमें हम एक सिटीजन ऑफ साइल होने के नाते सोच सकते हैं, लेकिन पकड़ नहीं सकते, और हमारे पास सब वसाइल नहीं है, सोर्स नहीं है कि हम इनको रोकेंगे कैसे। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ साइल हम सोचते हैं कि जो दो रातें ये खेल खेल सकते हैं। लेकिन कहो पॉपुलर वॉइस है तो कोई 20 से ऊपर सीटें लेने का इनकी अब कोई गिनती नहीं बन पा रही, स्कीम नहीं दिखाई दे रही है, और जनता में भी कोई डिस्कशन नहीं है इसकी। आपस में इनके अंदर की डिस्कशन होगी, लेकिन लोगों की डिस्कशन हमने जो सुनी है वो नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया। जी, खजूरिया साहब कह रहे हैं कि 20 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वहां सिक्योर करती नजर नहीं आ रही है, और इसका सीधा सीधा जो असर है वो उनकी सरकार बनाने के दावे को लेकर भी पड़ सकता है। पर अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि हेरा फेरियां करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके, वहां पे जिस तरीके से ट्रांसफर कार्यपालिका का हो रहा है, एसडीएम, डीएम और एसपी सिटी हटाए जा रहे हैं, तो कहीं ये ना हो कि इलेक्शन में
वोटें डलवाते वक्त या वोटें डालने के बाद कोई खेला हो जाए। मैं सनम एजाज साहब के पास आऊं इससे पहले मैं सुनाना, मुझे एक जगह इंजीनियर साहब की तकरीर दिखाएं जिसमें वो ये कहता है कि वो बीजेपी के इलेक्शन के बाद मदद नहीं करेगा। एक जगह जिन नौजवानों ने उसको वोट डाला, जिन माओ बहनों ने उसको वोट डाला, जरा पूछिए उससे क्या इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की मदद करेगा या नहीं। अमित शाह साहब ने खुद कहा कि ये नेशनल और कांग्रेस वालों के अलावा अगर कल को हमें एमएलए की जरूरत पड़ेगी हम बाकी पार्टियों से बात करेंगे। बाकी पार्टियों का मतलब कौन? अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी इत्तेहाद पार्टी, आजाद उम्मीदवार। मतलब ये कि बीजेपी ने इन लोगों को पहले ही अपने खाते में गिनना शुरू किया है। अब रफियाबाद के लोगों ने तय करना है क्या आपको बीजेपी की हुकूमत चाहिए या अपनी हुकूमत चाहिए। आप लोगों की अपनी हुकूमत, ये फैसला आपने करना है क्योंकि पिछले 5-6 साल का हम आज भी खमियाजा भुगत रहे हैं। चलिए छोड़िए हमारी रियासत का दर्जा नहीं है, छोड़िए हमारे पास अपना झंडा नहीं है, छोड़िए हमारे पास आईन नहीं है, छोड़िए हमारे पास अपनी जमीन पे हक नहीं है। रोजमर्रा की परेशानियों का कम गिनना शुरू करिए ना। कौन सा ऐसा बेरोजगार नौजवान है जिसको पिछले 5 साल में रोजगार का ऑर्डर मिला हो? कहीं पे भी इन इलाकों में पुलिस की भर्ती हुई? कहीं पे भी कोई नौजवान ऐसा है जिसको पिछले 5 साल में मुलाजमत का ऑर्डर मिला हो? आज नौजवान हमारे बेरोजगार परेशान। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह अगर 8 अक्टूबर को अल्लाह ने चाहा और आपके वोट हमें हासिल हुए और हमारी हुकूमत बनी, हम पहले दिनों के अंदर आपने देखा क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बार 8 अक्टूबर को अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले नौकरियां पक्की करेंगे और भर्ती करेंगे। हालांकि उन्होंने ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि हरियाणा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े करके इलेक्शन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, वैसा ही कुछ वो वहां भी करना चाह रही है। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी की मदद से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मदद से, एआईपी की मदद से, ये तमाम पार्टियों अपनी पार्टी की मदद से जहां साम दाम दंड भेद, पैसे का डर दिखाकर, ईडी का डर दिखाकर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर वहां पे एमएलए खरीद फरोख्त का काम करेगी और किसी भी हालत में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। सनम साहब जी, जो दावे एनसी के उमर अब्दुल्ला ने किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितने सच हैं? और पिछले 5 सालों में जो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जो उन्होंने रोजगार की बात की और वहां के लोगों की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, महंगाई को लेकर और चीजों को लेकर, क्या कहना है आपका इस पर? अब देखिए, सबसे पहले अगर उमर साहब की आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उमर साहब की जो बात है कि यहाँ बीजेपी फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर प्रांत में, मैं कश्मीर प्रांत की बात करूंगा, बीजेपी कहीं पे भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं किसी भी जगह पे कश्मीर प्रांत में, चाहे वो बानिहाल से लेके कश्मीर में आमतौर पे कहा जाता है खानेबल से लेके खादिनियार तक, यानी एंटायर कश्मीर प्रोविंस में कहीं पे भी बीजेपी ऐसी नहीं है कि वो कहीं वोट 1000-1500 से ज्यादा ले सके, ऐसी पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी एक तो वो है कि उस चीज को लेके वो ज्यादा लोगों में उसका वो जितनी बीजेपी अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रही है, उससे ज्यादा उमर साहब कर रहे हैं या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। दूसरी, उन्होंने बात की कि इंजीनियर रशीद या इंडिपेंडेंस, अब 2 फेज मुकम्मल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 2 फेज, थर्ड फेज है और थर्ड फेज में इस वक्त जो है कश्मीर प्रांत की अगर बात करें तो जम्मू प्रांत में बीजेपी है, साफ जाहिर है। जो थर्ड फेज है, आज का फेज जो है फाइनल जो कल वाला फेज है, इस पे जहां जहां पे भी आज चुनाव होने जा रहे हैं कल फर्स्ट को, तो वहां पे बीजेपी है, उसे कोई नहीं किया जा सकता। लेकिन कश्मीर में यहाँ पे आज का एक सेक्टर है जो नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बीजेपी ना सी लेकिन एआईपी जरूर है, लेकिन एआईपी की वो स्थिति नहीं है कि वो कहीं पे कोई सीट निकाल सके, कहीं पे कोई ऐसी स्थिति में आ सके कि वो एक लंगेट की सीट जो है वहां पे उन्हें कोई टक्कर वगैरह देने की बात हो सकती है। लेकिन जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया का एक रोल रहा है, यहाँ के लोगों में जो बीजेपी की जो इंजीनियर रशीद की जो टाइमिंग रही है जेल से रिहा होने की, उसके बाद उसका जो भाषण वगैरह रहा है, उससे लोगों ने मजबूर सोचने पे मजबूर कर दिया है
कि जो इंजीनियर रशीद है उसमें कनेक्शन कहीं और है। तो उस चीज को लेके, चूंकि कश्मीर में एक आम धारणा है, एक आम नोशन है दिमाग में कि दिल्ली का कनेक्शन है तो हमारा दुश्मन है, ये एक आम है और ये बहुत बचपन से यहाँ के जो गुट्टी में फीड की गई है। तो इंजीनियर रशीद का कनेक्शन जो दिल्ली से डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है, खासतौर पे बीजेपी या दूसरों से, वो बड़ी चिंता की वाली बात बीजेपी इंजीनियर रशीद की पार्टी को होनी भी चाहिए और ग्राउंड पे दिखाई दे रही है। जैसे आज मैं बताऊं, कुपवाड़ा में थे इंजीनियर रशीद, कुपवाड़ा के लोलाब में, तो कोई ऐसा बड़ा, जिस तरह से पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका बड़ा स्वागत होगा, लोग घरों से बाहर निकले होंगे, उन्हें दूध पिलाते रहेंगे, क्योंकि एक परंपरा है यहाँ पे दूध पिलाने की। कोई वीआईपी आता है तो उसको दूध पिलाया जाता है, महिलाएं बाहर निकल हार पहनाती, तो ऐसा कहीं पे भी एक्सटेंड नहीं हुआ। और उसका जो हॉट बेड माना जाता था एक जगह लालपुरा, वहां पे करीबन 400-500 के से ज्यादा उसको लोग भी जमा नहीं थे। तो ये सिचुएशन इंजीनियर रशीद, तो इसलिए इंजीनियर रशीद भी यहाँ पे, और लोगों में एक बात और वो चल चुकी है, लोगों में ये बात पता चल चुकी है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके जितने भी कोई जीत के आता है तो वो निर्दलीय माना जाएगा, और निर्दलीय होता है खुली गाय है, जिसके खेत में चली जाए उसको जो कोई भी खरीद सकता है। तो इसलिए लोगों ने इस वक्त, मुझे ग्राउंड पे लग रहा है कि वो इस वक्त सिर्फ दो ही पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडी पे ही विश्वास कर रही है, और इन्हीं दो को मान रही है कि अगर ये पार्टी इसका कोई एमएलए जीता है तो कहीं ना कहीं ये बटेगा नहीं, ये बिकेगा नहीं। दो चीजें, अगर बिकेगा तो बड़ी टॉप लीडरशिप बिकेगी, ये हर कोई अलग अलग में अपनी कीमत लगा के नहीं बिकेगा। तो कश्मीर में इस वक्त बीजेपी और जो निर्दलीय, हाँ एक जगह पे सजाद गनी लोन है, वो हंदवाड़ा में है, वहां पे सजाद गनी लोन का एक अच्छा खासा फैक्टर है, वो एक सीट हमें नजर आ रही है। हो सकता है हमें वो पटन में भी कंपटीशन में नजर आ रही, लेकिन उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से, या इधर हंदवाड़ा के कुपवाड़ा के त्रागाम में, वहां पे इंजीनियर रशीद की इसकी पार्टी है सजाद गनी लोन की, क्योंकि ये कुपवाड़ा की पार्टी है, तो वहां पे भी 3 सीटों पे हमें सजाद गनी लोन की पार्टी जो है, और गेट में 4 जगहों पे नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल हमें उस स्थिति में नहीं आ रही है कि ये कुछ ज्यादा कुछ सरकार बनाने में कोई रुकावट। तो फिलहाल जम्मू में बीजेपी पे हमारी नजर थी, कश्मीर प्रांत में सबकी नजर है कि बीजेपी जम्मू प्रांत से क्या कुछ करके आती है, क्योंकि जिन फेजेस में कल चुनाव होने, 45 के करीब जो चुनाव होने, 50 के करीब सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं, 45 लाख के करीब वोटर्स कल डाल रहे हैं, जम्मू और कश्मीर में हिस्सा ले रहे हैं। तो इनमें कश्मीर में सबकी नजर है कि जम्मू का जो ये प्रांत है जिसमें आज की डेट में चुनाव, कल की डेट में चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी का बड़ा फैक्टर, और वहां पे बीजेपी किस तरह से उभर के आ रही है। बता रहे थे कि कश्मीर में बता रहे थे 20 से कम ज्यादा नहीं हो सकती हैं, तो कश्मीर में तो 15 से ज्यादा जो अपने सोर्सेज मिलाते हैं या लोग बातें करते हैं तो 15 से ज्यादा नहीं देते, और ये भी मानते हैं कि बीजेपी 15 से आगे, इससे पहले वो 5-6 साल तो इसलिए कोई ये नहीं कह रहा है कश्मीर में अब की बात बीजेपी की सरकार आ ही जाएगी। लेकिन कुछ जो सरकारी तंत्र है, कुछ जो इनकी पब्लिसिटी विंग है, क्योंकि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी की जो मीडिया सेल है वो बहुत स्ट्रांग है, और खुद कांग्रेस ने, और कई जो मैं शायद मेरी आलोचना जो कांग्रेस वालों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन कांग्रेस ने कश्मीर से लेकर जम्मू तक की बार की चुनाव को बहुत हल्का लिया। आप देखिए कल प्रियंका गांधी जम्मू में आई, थोड़ा सा उसकी छवि रही, लेकिन राहुल गांधी की कैंपेनिंग जो है वो उस तरह से हमें नजर नहीं आई। आज खड़गे जी आए थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत में, तो कहीं पे भी किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी चैनल पे या किसी भी मीडिया सेल पे, मीडिया आउटलेट पे कोई हेडलाइन नहीं बनी थी, बहुत लोगों को पता भी नहीं था। आज लास्ट डे था कंपनी का, 99% लोगों को लगभग पता नहीं था, और जो बड़े भी नेता भी आए उसकी तुलना में अगर हम भाजपा की देखें तो भाजपा ने बूथ से लेके जो शूट है हर जगह पे अपनी पब्लिसिटी की, अपने वोटर तक पहुंचे, अपनी कोशिश की। कांग्रेस ने बहुत हल्के में चुनाव लिया आपकी बात, चाहे जम्मू प्रांत का तो लिया ही लिया, कश्मीर में तो उनको लेना ही पड़ा, क्योंकि कश्मीर में वो कहीं उस सिचुएशन नहीं थे। तो कांग्रेस ने कुल्हाड़ी जो अपने पांव पे खुद मारी, इसका खमियाजा जो है उनको भुगतना पड़ सकता है। और उनका जो ग्राफ है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, चाहे जो मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पे लग रहा था कि कांग्रेस अच्छी खासी पोजीशन में आ जाएगी, वहां पे भी ऐसा उनका करना हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे जो सोर्सेज है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं या हमारे जो कंटैक्ट्स है, वो हर जगह पे यही बता रहे कि कांग्रेस ने बहुत हल्के में चुनाव को लिया कश्मीर में आपकी बार। उस तरह से जिस तरह से राहुल गांधी ने जो चुनाव लड़े थे पार्लियामेंट के, अगर उस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़े होते तो शायद स्थिति कश्मीर से लेकर जम्मू तक कांग्रेस के लिए कुछ अलग सी होती। और जो कश्मीर में इनका अलायंस हुआ उस पर भी बहुत से लोग सवाल उठा रहे, और जम्मू में इनकी जो कंपेनिंग नहीं करनी चाहिए थी, जम्मू में जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से इन्हें एक अपना जो ग्राउंड पे पहुंचना था, वो कांग्रेस में आज बहुत हल्का दिखाई दिया। एक दूसरे की टांगी खींची गई, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा
कि ये लोग जो है चुनाव के लिए तैयारी में आए हुए। जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां अलायंसेस में सरकार बनाई वो अलायंसेस की पार्टियां उन्होंने तोड़ दी। महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया। आपने देखा कि जो सरकार उन्होंने पीडीपी के साथ बनाई, पीडीपी को बिना बताए उन्होंने उसको भी तोड़ा। मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ कि पीडीपी को भी जोड़ के उसको भी तोड़ दिया। और हरियाणा में जेजेपी के साथ 2019 में जिस तरीके से 10 एमएलए की उनको जरूरत थी, जेजेपी नई पार्टी थी, फिर वो कृषि कानून लाके जेजेपी को भी उन्होंने एंटी किसान पार्टी बना दिया। आज की डेट में जेजेपी का ये हालत है कि वहां पे एक सीट भी जीतने के लिए उचाना में वहां के उनके जो दुष्यंत चौटाला हैं उनको मुश्किलात आ रही हैं। पीडीपी का क्या हाल है? क्योंकि पीडीपी एक एनसी की स्ट्रेंथ वाली पार्टी जो कश्मीर की है, आपको क्या लगता है पीडीपी इसमें गेम चेंजर हो सकती है? कुछ सीटें उनकी पीडीपी की निकल रही हैं कश्मीर में। देखिए, हमारा जो पहला फेज था कश्मीर में चुनाव का, तब तक हमें बिल्कुल लग रहा था कि पीडीपी का पत्ता साफ है, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस हुआ था। उसके साथ साथ पीडीपी की जो सिचुएशन रही, खासतौर पर जिस तरह से पीडीपी को तोड़ा गया, उसके फेस जो है उनको आउट किया गया, उन्हें दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए बताया गया। वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मजबूर किया गया, कहीं ईडी का, कहीं ये पीडीपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस्तेमाल किया गया। और उस तरह हमें उस समय लग रहा था कि पीडीपी का जो पत्ता है बिल्कुल साफ हो जाएगा। हो सकता है 1-1.5 सीट कहीं पे निकल जाए या कहीं पर कंपटीशन में आए। लेकिन जैसे चुनाव का बिगुल कश्मीर में बजा पार्लियामेंट के बाद, और जो पार्लियामेंट का चुनाव, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन पीडीपी का ग्राफ जो है बहुत बढ़ने लगा, और फिर पीडीपी जो है वो मैदान में मुकाबले में आना शुरू हो गई। मैंने पहले फेज में भी, आपको याद होगा, बताया होगा कि हमने जब साउथ कश्मीर में मैंने जो पोल एनालिसिस किया, जब मैं वहां पे रिपोर्ट कर रहा था, मैंने देखा कि चूंकि साउथ कश्मीर पीडीपी का बेस माना जाता था, तो वहां पे मैंने पीडीपी को पूरे जोश में देखा और उनके कार्यकर्ता में दम देखा। उनका वर्कर जो था वो चुनाव लड़ रहा था, उसकी तुलना में साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का फोकस तो था, लेकिन उस तरह से नहीं था जितना उनका सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में था। और उसके बाद हम सेंट्रल कश्मीर में जब चुनाव हुए, वहां पे हमने बराबर पीडीपी में जो जोश देखा, पीडीपी में तनाव, ये दबाव देखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में, चूंकि उनका सेंट्रल कश्मीर उनका एक बेस है, वहां पे हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा। लेकिन वो जो सिचुएशन है, जिस तरह से हमें एक्सपेक्ट हो रहा था चुनाव से पहले कि पीडीपी का पत्ता साफ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन चुनाव जैसे आना शुरू हुए तो श्रीनगर में भी पीडीपी ग्रो अप होती नहीं रही। माना कि वो सभी सीटों पे पूरी फाइट में नहीं रही, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद बड़ी सीटों पे फाइट में रही, जिनमें खुद उमर अब्दुल्ला की दोनों सीटें हैं, जबरदस्त टक्कर में उमर अब्दुल्ला के साथ देखा। और अब नॉर्थ कश्मीर है, अब नॉर्थ कश्मीर में हमें यूं लग रहा है कि यहाँ मुकाबला जो है, एक सीट जो है वो सोपोर की और एक बांडीपुरा की, जहां पे मुकाबले सिचुएशन नहीं है, जहां वहाँ कांग्रेस हमें बड़ी मजबूत नजर आ रही है, हमें बांडीपुरा में कांग्रेस है। उसके अलावा जितनी भी नॉर्थ कश्मीर की सीटें हैं, हंदवाड़ा को छोड़ के, यहाँ में पीडीपी बराबर टक्कर में नजर आ रही है। और यूं लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर का, पहले मुझे यूं लगता था, जब मैं कुपवाड़ा पिछली बार आया था, तो मुझे लगता था कि पीडीपी अगर मुश्किल से एक आधी सीट निकाल दे कुपवाड़ा से, लेकिन आज मैं कुपवाड़ा में 3 सीटें जो है, वो लोलाब की सीट है, वो कुपवाड़ा की सीट है, वो टंगडार की सीट है, इन 3 सीटों पर बराबर की टक्कर, और मुझे एज पीडीपी का ही लग रहा है। इसी तरह हंदवाड़ा में पीडीपी एग्जिस्टिंग नहीं कर रही है, 5000 या 2000 6000 वोट ले लेगी। लंगेट में भी वही सिचुएशन, लेकिन उससे आगे जब बारामूला में जाते, तब मुझे बारामूला प्रॉपर में जो सेंट्रल सीट है, वहां पे मुझे पीडीपी बराबर की टक्कर में लगती है। सातवारी संग्राम की सीट है, वहां मुझे पीडीपी का एज लगता है। इसी तरह मैं अगर उड़ी की तरफ जाऊं, वहां पीडीपी का जोड़ा ले जाऊं, पास वाली दूसरी सीट पे जाते हैं, तो पीडीपी वहां बराबर एग्जिस्ट हो गया। तो इस वक्त का जो सिचुएशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों बराबर आमने सामने नजर आ रहे, ऐसा कोई नहीं है। पहले मुझे कई बार, मैंने अपना जो पोल एनालिसिस पहले किया था, तो मैं 35 से 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में दे रहा था, सिर्फ कश्मीर में, नॉट इन जम्मू, जबकि यहाँ पे 45 के आसपास से मुझे 35 से 40 सीटें लग रही थी। लेकिन अब जो ग्राफ है, अब मुझे ये लग रहा है कि अब अगर कहीं पे सिचुएशन बनती है, तो बराबर की सीट सिचुएशन हो सकती है, वो पीडीपी की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस उस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, कांग्रेस उस तरह से कश्मीर में इलेक्शन को नहीं ले सकी। बड़े नेता दिल्ली से आए, उन्होंने यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे कश्मीर को लिया, भाषण दिए, गुलमर्ग गए और चले गए वापस। कुछ पैसा था, उसको हजम कर दिया। उस तरह से कांग्रेस ने चुनाव को यहाँ पे बड़े लोगों ने लिया। जम्मू में उनको लेना चाहिए था, उनका फोकस ज्यादा कश्मीर में रहा, तो वो एक बड़ी वजह रही, कांग्रेस यहाँ पे उतना ग्रो नहीं कर सकी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जम्मू में बड़ी बराबर में है, पुंछ राजौरी में बीजेपी भी है,
लेकिन उस सिचुएशन में नहीं है जिस तरह आप टक्कर की बात कर सके। 1-1.5 सीट पे बीजेपी टक्कर दे रही है, वहां पे भी पीडीपी 1-2 सीटों पे टक्कर दे रही है, जबकि वहां पे उसका कोई जो बेसिक वर्कर है, वोटर है, वो था नहीं। इसी तरह चुनाव जो है राजौरी को, ये जो टोला कश्तवाड़ का है, वहां मुझे रामबन में, जहां कांग्रेस के जो पिछले प्रमुख थे वकार बानियाली, वहां पे मुझे पीडीपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नजर आई, बराबर की टक्कर में नजर आई है। उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो बाकी जो रामबन है या चुनाव है, कश्तवाड़ है, वहां पे पीडीपी बहुत नजर आई। लेकिन कश्मीर प्रांत में, कश्मीर सूबे में बीजेपी पूरी तरह से, जो पीडीपी है, पूरी तरह से बराबर की सिचुएशन नजर आ रही है। जी, सनम साहब ने बताया कि पीडीपी और एनसी बराबर की टक्कर में है कश्मीर में, बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ है जी। और इंडिपेंडेंट्स और एआईपी कम से कम 4 से 5 सीटों में दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने जो कहा उसमें नहीं, सज्जाद लोन मैं थोड़ा साफ करना चाहूंगा। मैं एआईपी की अगर बात करूं तो मुझे सिर्फ 2 जगहों पे, एक सीट है जो बारामूला की थी, वहां पे एआईपी बहुत ग्रो कर रही थी, लेकिन अब उनका जो इंजीनियर रशीद की जो यहाँ पे सिचुएशन है, उसमें एआईपी वहां पे भी नेगेटिव में अब जा रही है, वो माइनस में जा रही है। लंगेट में बहुत ज्यादा सिचुएशन आपको डिफरेंट लगेगी। लंगेट में चूंकि कांग्रेस का कैंडिडेट है, एनसी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। लंगेट में इंजीनियर रशीद के ब्रदर चुनाव में, वहां पे मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को देखा, वो कांग्रेस के साथ दगाबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करने के बजाय वो बता रहे हैं कि हम इंजीनियर रशीद को हराएंगे, और इंजीनियर रशीद को हराने के लिए वो पीसी को, मुझे जो एक बड़ा कैडर उनका, वो पीसी को सपोर्ट करते हुए नजर आया। तो वहां मुझे लगा कि वहां पे भी एआईपी की सिचुएशन जो है बहुत ढीली है, बहुत कमजोर है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, चूंकि बेस है उसका, कहीं पे भी एआईपी उस सिचुएशन में नजर नहीं आ रही है जहां वो कंपटीशन में हो, जहां वो कहीं पे सीट हासिल करने की कोशिश कर सके। तो आपका कहना है कि सज्जाद लोन की पार्टी 3 से 4 सीटें लेके आ सकती है। सज्जाद लोन की पार्टी देखिए, एक चीज, हंदवाड़ा की सीट सज्जाद लोन वहां पे है, कंपटीशन में है, जबरदस्त कंपटीशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी रमजान के साथ। कुपवाड़ा के त्रागाम में सज्जाद लोन की पार्टी स्ट्रांग है, कंपटीशन में है, और अब देखना पड़ेगा कि वहां एआईपी किसके ज्यादा वोट काटता है। वो उसने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट काटे तो सज्जाद निकल सकता है, अगर उसने सज्जाद के वोट काटे तो एआईपी नेशनल कॉन्फ्रेंस निकल सकता है। पीडीपी वहां 4-5 हजार वोट से कहीं आगे नहीं जा सकती है। फिर यहाँ पे सज्जाद गनी कुपवाड़ा में खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खुद कुपवाड़ा के चुनाव को सज्जाद गनी लोन ने सीरियसली नहीं लिया हुआ है। वो कोई ऐसी बड़ी कंपेनिंग कुपवाड़ा की सीट पे नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें कहीं सज्जाद के अलावा नजर नहीं आ रहा है। एक लंगेट में हमें नजर आ रहा है, बारामूला में ग्राफ का काम हो चुका है, लंगेट में एआईपी हमें कहीं नजर आ रहा है। लेकिन मुझे सिचुएशन ग्राउंड की, मैं शायद ये समझता हूं कि लंगेट की सीट अगर एआईपी में अगर जीतती है, क्योंकि बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में वहां दर्ज नहीं है, तो इन दो में ही टक्कर है, तो वहां पे 100-500 वोट से ही कोई सीट निकाल सकता है। जी 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 जी, ठीक है। आपका कहना यह है कि पीडीपी और एनसी में ज्यादातर कश्मीर की सीटें डिवाइडेड हैं, 4 से 5 सीटों पर अदर्स का आप बता रहे हैं। मैं हामिद साहब के पास आऊंगा। हामिद साहब, जो सनम एजाज साहब ने कहा कि पीडीपी और एनसीपी बराबरी की टक्कर में कश्मीर में, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपका इसमें क्या कहना है, और थोड़ा सा एनालिसिस मुझे आप बताइए कि जैसे खजूरिया साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 20 से 22 सीटें, मतलब मैक्सिमम 22 और मिनिमम 20 से 22 सीटें अगर जम्मू में आती हैं तो कश्मीर में वो सरकार बनाएगी कैसे? तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। और दूसरी बात, जो पीडीपी की बात सनम एजाज साहब ने की, एनसी और कांग्रेस की क्या पोजीशन है कश्मीर में, जरा क्लियर कीजिए। नहीं, पहले मैं एतफाक करता हूं कि बीजेपी की बात ही नहीं है, खजूरिया साहब की बात को से एतफाक करता हूं कि बीजेपी की बात नहीं है वो हुकूमत बना पाएगी। तो क्योंकि कश्मीर रीजन में 0 है बीजेपी का, और जो वो चाहते हैं कि आजाद उम्मीदवार भी जुड़े वो नहीं जुड़ सकते क्योंकि प्रॉब्लम्स है। अब उनको अपना फ्यूचर देखना है, या एंटी बीजेपी वोट है। अब हम ये ले ले नॉर्थ कश्मीर सीटों की बात ले ले। मैं, जैसे मेरी एनालिसिस है, जैसे सबका कहना है कि साउथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार अच्छा जनाधार लेगी और अच्छी सीटें लेगी 2002 के बाद। तो सेंटर में तो वो है ही मौजूद, क्योंकि एनसी के अलावा वहां ज्यादा सीटें कोई नहीं ले सकता। जो 16 सीटों पर इलेक्शन हुआ, तो जो एनालिस्ट लोग हैं उन्होंने बताया कि 13 सीट तक एनसी ले सकती है, क्योंकि अलायंस 1 सीट ले सकता है, 13 सीटें टोटल हो जाएंगी अलायंस को। अब 16 सीटें जो है यहाँ की नॉर्थ की, उसमें करना में सीधा डायरेक्ट मुकाबला है पीसी और एनसी का।
फिर त्रागाम में वहां भी पीसी और एनसी का मुकाबला है। फिर कुपवाड़ा है, वहां पीडीपी और एनसी का मुकाबला है। फिर लोलाब है, एनसी और पीडीपी का मुकाबला है। तो जो आज रमजा चौधरी साहब ने रैली की हंदवाड़ा में, जिसमें लोगों का हुजूम आ पड़ा, तो उससे लगता है कि सज्जाद लोन वो सीट नहीं बचा पाएंगे। फिर ये जो रशीद इंजीनियर की लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वह रशीद इंजीनियर और पीसी के दरमियान, सज्जाद लोन के कैंडिडेट के दरमियान लड़ाई होगी, क्योंकि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फार्म नहीं भरा, उनको अलायंस में सीट देनी पड़ी कांग्रेस को। फिर बारामूला की सीट डेफिनेटली नेशनल ले जाएगी, ओडी की सीट भी नेशनल ले जाएगी, रफियाबाद की सीट भी नेशनल ले जाएगी, सोपोर की सीट भी अब नेशनल को जा रही है क्योंकि वहां फ्रेंडली है। तो अब रह गया निजामुद्दीन भट्ट और बानीपोरा से निजामुद्दीन भट्ट और उस्मान मजीद की लड़ाई है। तो मुझे लगता है एज खो रहा है निजामुद्दीन भट्ट को, क्योंकि एनसी उसका साथ दे रही है वहां। तो फिर रह गई जो यहाँ की सीट क्रेरी वोगरा की सीट बशारत बुखारी और सीधी टक्कर है अलायंस के कैंडिडेट से। फिर पट्टन की सीट डेफिनेटली बेदार साहब को, जो एनसी वाला है, वो ले जाएगा। फिर गुरेज की सीट वो दहाइयों से एनसी ले जा रही है। फिर बांडी क्या बोलते हैं, संबल सोनावारी की सीट वो भी एनसी को जा रही है। टंगमर की सीट जा रही है। यानी कि ओवरऑल आप समझ लो कि पीडीपी शायद इनमें से एक सीट बचा पाए 16 में से, और सज्जाद लोन भी मुझे लगता है एक ही सीट बचा पाएंगे। तो 12 से 14 तक अलायंस सीट ले जाएगी, 12 से 14 तक। यानी कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में ही वो तकरीबन एनसी 38 से 40 जा सकती है। यहाँ एनसी, यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल को लेकर 38 से 40 एनसी जा रही है अभी। अगर 14 आ गई नॉर्थ कश्मीर की तो 41 हो सकता है, एनसी 41 हो सकती है। मगर सनम जी की बात से इत्तेफाक करता हूं, कांग्रेस वीक रही यहाँ। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट चूज किए उनमें भी उनको परेशानी हुई, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर उनको वो लाने पड़े वहां, यहाँ से कैंडिडेट, एक दो कैंडिडेट उनको लाने पड़े लास्ट आवर में। तो उन्होंने जो चूज कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो ऑलरेडी वीक थी, वो एनसी स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां, तो उनको नहीं लेनी थी। और दूसरी बात, इनके पास जो कैंडिडेट चूज इन्होंने किए, वो कैंडिडेट कोई सरपंच इलेक्शन हारा है, कोई डीडीसी इलेक्शन हारा है, कोई और कुछ है। तो यानी कि उनका प्रोफाइल भी उतना बड़ा नहीं था। तो कांग्रेस की वजह से मुझे लगता है एनसी को यहाँ नुकसान हुआ। यह एनसी को चाहिए था कि 47 पर खुद ही लड़े। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या 47 सीटों पर लड़ती तो शायद वो यहां से ही 40 ले जाती और पीर पंचाल से 5-6 लेकर अपनी हुकूमत बनाती। उन्होंने जो 9-7 सीटें इनको दे दी वो जाया हो गई। उनमें से मुझे लगता है कांग्रेस 2-3 सीटें बचा सकती है, इसलिए बचाएगी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां स्ट्रांग है। तो बाकी जो 5 सीटें नुकसान हो गई, वो नुकसान हो गई। तो वो नहीं देनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको, क्योंकि वहां वो काम नहीं कर पाए, वहां वो अच्छी तरीके से लड़ नहीं पाए। तो उनका जनाधार भी वहां नहीं था और कैंडिडेट उनके अच्छे नहीं थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है इस रीजन में, कश्मीर रीजन में, वो अलायंस करके मुझे लगता है पछता रही होगी, क्योंकि उनका यहाँ नुकसान हुआ। जी, आपका कहना है एनसी का नुकसान हुआ कांग्रेस के साथ टाइप करके। आप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 सीटें बनाल से करना था उनको, सिर्फ जम्मू रीजन में अलाइन करना था। जी, जम्मू रीजन में अलाइन करना था, पीर पंजाल और कश्मीर में एनसी को अकेले लड़ना था। हालांकि 2 से 3 सीटें आप कह रहे हैं कश्मीर में अभी भी अलायंस में कांग्रेस को मिल सकती हैं। मैं खजूरिया साहब से आखिर में पूछना चाहता हूं, आपने कहा 20 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा नहीं ले पाएगी, तो बाकी सीटों पर क्या विश्लेषण है? कांग्रेस को कितनी सीटें और एनसी को कितनी सीटें या पीडीपी को जम्मू रीजन में कितनी सीटें मिलने का आपका अनुमान है? मेरी राय में ये है कि एक तो जो मैं सनम आजाद से सहमत हूं कि कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग बहुत ही शैडो रही है और कुछ ऐसे तरीके से उन्होंने वर्क किया है कि जैसे बेमना होता है, मन नहीं होता है और मजबूरी में करते हैं। लेकिन लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे। असल में थोड़ा सा जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं वो ये है कि लोगों के अंदर बहुत भारी गुस्सा था और लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लड़ना चाह रहे हैं और लड़ेंगे। जो जहां लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, जो परसों उनको वोटिंग करनी है। लेकिन अगर कहो ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट के हिसाब से और उसके
एस्पेक्ट देखे जाएं तो वो बहुत सी कमियां हैं। वो अब वो इन्होंने खुद देखनी चाहिए, और अगर किसी की राय मांगेंगे तो हम राय भी दे देंगे, क्योंकि हमने तो कोशिश की थी कि इंडिया अलायंस को देखें आगे चलते, लेकिन वो उसमें तो वाकया रहे कमजोर है। लेकिन एनसी और पीडीपी रजौरी पुंछ में थोड़ा इसका मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का। एनसी और जो पीडीपी है वो रजौरी में, पुंछ में, और रियासी की एक सीट है गूल गुलाबगढ़, वो वहां पर थोड़ा सा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और कांग्रेस जो अपने तौर पर कुछ लीडर अच्छे थे, वो जैसे कठुआ में डॉक्टर मनोहर लाल जी थे, बिलावर में चौधरी लाल सिंह बसोली में, और एक हीरानगर में नया लड़का आया है, वो उन्होंने खुद अपना काम करके काफी आगे प्रोग्रेस किया, और मुकाबले में लोगों को मैं दिखाया जा रहा है इस वक्त के ये बहुत आगे चल रहे हैं। तो जो कुदरती लोगों की अपनी मर्जी है, जहाँ कैंडिडेट की मेहनत है, वो कुछ जम्मू शहर में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो लोगों के सामने, जहाँ एनसी के लोग आए हैं, जैसे श्यामलाल आया है, सुरजीत सिंह सलाथिया आया है, या कोई और आया है, तो उसके मुकाबले में जो लोग हैं उन कांग्रेस के, वो थोड़ा चांस लग रहा है उनको कि लोगों की नाराजगी उस तरफ ज्यादा है, और ये उसे कैच करने में शायद सफल हो जाए। इसलिए कांग्रेस और जो एनसी पीडीपी मिलाकर ये भी 22 अगर वो ले जाते हैं तो 20 तक 19-20 तक मिलाकर ये भी 18-19 तक चले जाएंगे, या 18 अगर कुछ आजाद अगर चले गए, 2-3 आजाद जो है वो ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, अगर वो हो गए तो 2-3 आजाद भी जा सकते हैं। जी, आपने कहा 2-3 आजाद और 20 सीटें एनसी, पीडीपी और कांग्रेस। अभी ये क्लियर नहीं है कितनी एनसी को जाएंगी, कितनी पीडीपी को जाएंगी, या कितनी कांग्रेस को जाएंगी। नहीं, ये नहीं क्लियर। हाँ, खजूरिया साहब, ये जो बिलावर में प्रियंका गांधी का जो रैली हुई थी, मैं आपको गिन के जी, तो जैसे प्रियंका गांधी की बिश्ना में और बिलावर में रैली होनी थी, एक जगह हुई थी। बिश्ना में नीरज कुंदन एनएसयूआई के युवा हैं, वो लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी ने भी 2 या 3 प्रोग्राम, और खड़गे साहब ने भी आज एक प्रोग्राम किया है। क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी के जम्मू विजिट से कुछ सीटों पर असर कांग्रेस के लिए पड़ सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। पड़ सकता है, पड़ेगा भी, लेकिन इन्होंने लेट कर दिया। जे प्रियंका को तो बिलावर में उतरने ही नहीं दिया। वो दो बातें हैं उसमें, शायद जो बिलावर में एक एनकाउंटर चल रहा था, वो जहां उन्होंने रैली करनी थी वहां से नजदीक ही था, तो शायद उसकी वजह से नहीं करने दिया होगा। तो बिश्नाह में रैली अच्छी हुई है उनकी, वो लेट पहुंची है लेकिन अच्छी हुई है। आज कठुआ में ही रैली थी खड़गे साहब की, वो रैली भी अच्छी हुई है। कैंडिडेट वहां पर शायद मुकाबले का नहीं है, वहां पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है वहां पर। वो बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी ज्यादा, एक तो लोकल है वहां का, वो जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है जसरोटा, वो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्व आउट की गई है, कठुआ से और हीरानगर से मिलाकर बसोली से कुछ गांव निकालकर वो बनाई है बीच में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वहां का जो लोकल लीडर है वो पहले एनसी कांग्रेस में रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए वो गुलाम नबी आजाद के साथ चला गया था, तो फिर वो वापस आ गया, अब आजाद खड़ा था वो, तो वो काफी मुकाबला कर रहा है। और इसी तरह बिलावर में डॉक्टर मनोहर लाल मिनिस्टर रहा है कांग्रेस का, वो भी पहले कांग्रेस छोड़ गया था, फिर वापस गुलाम नबी आजाद से चक्कर लगाकर वापस आ गया, तो वो अकेला लगा रहा है वहां पर, उसने गांव नहीं छोड़ा, और वो भी उसकी पोजीशन भी ठीक चल रही है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अगर रैलियां और ज्यादा अच्छी हो जाती और टाइम की होती तो शायद फायदा ज्यादा होता। जी, निश्चित तौर पर जो आपने बात कही उसमें ये बात तय हो जाती है कि अगर कांग्रेस जम्मू में पहले से ही अपना कैंपेन प्लान करती, स्टार कैंपेनर्स को सही समय पर सही जगह पर उतारती, तो जम्मू संभाग में ज्यादा सीटें कांग्रेस एनसी अलायंस की आ सकती थी, कांग्रेस की खासकर आ सकती थी। हालांकि पीर पंजाल और रजौरी एरिया में पीडीपी एनसी स्ट्रांग है, दोनों में सीटें आ सकती हैं। हालांकि सरकार कौन बनाएगा अभी ये क्लियर नहीं है, पर यह जरूर क्लियर है
कि लोग इलेक्शन लड़वा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेटहुड ले लिया, जो मेन मुद्दा है वो स्टेटहुड का है, क्योंकि यही बात प्रियंका गांधी ने भी कल अपनी मीटिंग में कही थी कि स्टेटहुड लेना और बाद में ये कह देना कि हमें जिता के लाओगे तब स्टेटहुड वापस करेंगे, ये वैसा ही है कि घर से कोई चोर आपका टीवी चुरा कर ले जाए और कहे कि मैं टीवी तब दूंगा जब मुझे वोट दोगे। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि लोग कितना एनसी कांग्रेस अलायंस को सपोर्ट करते हैं और क्या एनसी कांग्रेस अलायंस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सक्षम होती है। आज सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।